Right now, we are here to understand the second last part of the solvency ratio, that is proprietary ratio. What is proprietary ratios? Proprietary ratio is a part of solvency ratio we know very well, and the formula goes shareholder funds upon total assets. Shareholder funds we know very multiplied by 100. It's not necessary कि हमेशा हमको 100 से multiply करना पड़े, but usually the companies and even the CBSE board papers, the answer is expressed in percentages. What is the percentage of shareholder funds in the total assets of the business? How much of the assets are financed by the shareholder funds, means by the owners? So जितना ये ratio higher होगा उतना ही अच्छा होगा, because creditors will feel safe. So shareholder funds upon total assets into 100. So if it is multiplied by 100, the answer will be expressed in percentage. This ratio is calculated to measure the proportion of total assets financed by the shareholder funds. How much of the assets are financed by the owners? So higher ratio is safe for the creditors and low ratio is the risk to creditors, means less funds are invested by the owners of the company. So shareholder funds, we know very well what are shareholder funds or equity. प्रोपराइटर फंड्स और शेयर होल्डर फंड्स, ओनर फंड्स, दो ही आइटम्स होते हैं. एक शेयर कैपिटल दोनों तरह की आती है इसमें, इक्विटी भी और प्रेफरेंस भी. और रिजर्व एंड सरप्लस यू नो वेरी वेल, ऑल रिजर्व्स एंड P&L क्रेडिट बैलेंसेस. और अगर डेबिट बैलेंस होगा तो वो क्या हो जाएगा? माइनस, दैट इज लॉस. तो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस इज दी फॉर्मूला फॉर शेयर होल्डर फंड्स. आप लोग समझ चुके हैं. डेट इक्विटी में भी, टोटल एसेट टू डेट रेशो में भी शेयर होल्डर फंड्स का एक फॉर्मूला ये भी होता है, बहुत ही ज्यादा यूज में आने वाला फॉर्मूला है. इसको तो आपको बिल्कुल क्रैम्ड, ग्रिप्ड होना चाहिए ये फॉर्मूला, टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेट्स. क्योंकि अगर हम एसेट साइड से बैलेंस शीट की डेट्स माइनस कर दें, मतलब नॉन करंट और करंट एसेट्स को जोड़कर करंट लायबिलिटीज एंड नॉन करंट लायबिलिटीज को अगर हम माइनस कर दें, तो लायबिलिटी साइड पर सिर्फ एक आइटम बचता है और वो है शेयर होल्डर फंड्स. तो यही फॉर्मूला होता है टोटल एसेट माइनस टोटल डेट. 10 टाइम्स आप बोलेंगे, आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा. एग्जाम में आपको बैलेंस शीट भी नहीं सोचनी पड़ेगी. टोटल एसेट माइनस टोटल डेट, टोटल एसेट माइनस टोटल डेट. शेयर होल्डर फंड्स वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड सम होता है डेट प्लस शेयर होल्डर फंड्स का, डेट प्लस इक्विटी, और इक्विटी कहते हैं शेयर होल्डर फंड्स को. तो अगर हम कैपिटल एम्प्लॉयड में से क्या हटा दें? नॉन करंट लायबिलिटीज विच इज डेट. डेट रेफर्स टू नॉन सीएल. तो अगर नॉन सीएल हटा दें तो क्या बचा हमारे पास? इक्विटी. तो टोटल एसेट टू टोटल एसेट माइनस टोटल डेट एंड कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज. We know very well these two formulas we have done in the last two ratios. और टोटल एसेट्स ऐसे भी निकाल सकते हैं आप, नॉन करंट एंड करंट एसेट्स को ऐड करके, या फिर पूरी लायबिलिटी साइड का टोटल करके. लायबिलिटी साइड में क्या क्या आता है? शेयर होल्डर फंड्स, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज. So the sum total of the liability side is the answer of total, is the formula of total assets. Very, very easy, students. You will enjoy doing the proprietary ratio. और इस सेशन को आप अटेंड करने के बाद आप कोई सा भी क्वेश्चन किसी भी सैंपल पेपर से निकाल के देखो, यू कैन कॉन्फिडेंटली सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ प्रोप्राइटरी रेशियो. 7-8 क्वेश्चंस का हमने ये आपका छोटे छोटे असाइनमेंट बनाए हैं, ताकि आपको टाइम भी कम लगे और आपकी लर्निंग ज्यादा से ज्यादा हो सके. नॉन करंट एसेट्स में 40 लाख दिया है हमको फर्स्ट क्वेश्चन में. करंट एसेट्स आर गिवन 40 lakhs and the long term borrowings are given 25 lakhs. Long term provisions are given, current liabilities are given. Proprietary ratio आपका निकालने को आता है. तो आप कहेंगे proprietary ratio formula is simple. The shareholder funds divided by what? Total assets. This is the formula. Okay. And I have already told you multiplied by 100. आप देख सकते हो ऑप्शंस में भी, चारों ऑप्शंस में परसेंटेज गिवन है हमारी, राइट. So now we have to calculate number one, shareholder funds. And shareholder funds कैसे निकालते हैं? अभी मैंने आपको कहा था कि 10 टाइम्स अगर आप लर्न कर लोगे तो आपको याद हो जाएगा. टोटल एसेट्स बताइएगा माइनस टोटल डेट्स.
तो टोटल एसेट्स कितने दे रखे हैं, नॉन करंट एंड करंट, दैट इज 80 lakhs, माइनस टोटल डेट्स कितने दे रखे हैं, दिस इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये नॉन करंट लाइबिलिटी है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन ये भी नॉन करंट लाइबिलिटी है, और current liabilities are also short term liabilities, these are also a part of total debt because total debt consists of two things, non current liabilities and current liabilities. Okay, so total debts में हमारा क्या क्या आ जाएगा, 25 lakhs, 15 lakh that is 40 and 20 lakh that is 60. So all types of liabilities we will include in total debts, the non current and current. So how much is the shareholder fund, students? It is coming 20 lakhs. So simple. और टोटल एसेट तो आप आंख बंद करके लिख दोगे, करंट प्लस नॉन करंट, 40 + 40 दैट इज 80 lakhs. तो प्रोप्राइटरी रेशियो का आंसर अब आप निकाल पाएंगे बड़े ही कंफर्ट के साथ कि 20 lakh इज शेयर होल्डर फंड्स एंड 80 lakh इज टोटल एसेट्स into 100. So 24 the 80 and 425, that means 25% is the correct answer of this question. Done. Next question देखिएगा, calculate proprietary ratio. Again they are asking for the shareholder funds and total assets. तो आप देख सकते हो कि शेयर होल्डर फंड्स में हम क्या क्या लेंगे, शेयर होल्डर फंड्स, इसमें देखिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है शेयर होल्डर फंड्स और ना ही टोटल एसेट्स की कोई इन्फॉर्मेशन है। तो वापस हम बैलेंस शीट की हेल्प लेंगे और बैलेंस शीट की हेल्प से हमें क्या मिलेगा कि लायबिलिटीज साइड देखिएगा, नॉन करंट लायबिलिटीज यानी कि डेट्स प्लस इक्विटी यानी कि शेयर होल्डर फंड्स, इन दोनों का सम आपको दे रखा है विच इज नोन एज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो लायबिलिटी साइड की नॉन करंट आ गई, शेयर होल्डर फंड्स आ गए, और तीसरी चीज क्या बची, बैलेंस शीट। भाई बैलेंस शीट आपको पता होना चाहिए ना, बैलेंस शीट में क्या बताया हमने आपको, सबसे पहले शेयर होल्डर फंड्स, देन वी गेट नॉन करंट लायबिलिटीज एंड फाइनली वी हैव करंट लायबिलिटी। इन तीनों का सम क्या बनता है, टोटल लायबिलिटीज, और टोटल लायबिलिटीज आर इक्वल टू टोटल एसेट्स ऑल्सो, क्योंकि बैलेंस शीट का टोटल हमेशा इक्वल आता है। तो आप देख सकते हो कि अगर आप शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी इन तीनों को प्लस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल लायबिलिटीज या टोटल एसेट्स, नंबर 1। और दूसरी चीज हमें निकालनी है इसमें शेयर होल्डर फंड्स, स्टूडेंट्स। तो शेयर होल्डर फंड्स कैसे निकालेंगे, अब आप देखो, कैपिटल एम्प्लॉयड इज द सम ऑफ दीज टू आइटम्स, ओके। और कैपिटल एम्प्लॉयड अगर सम है इसका शेयर होल्डर फंड्स एंड नॉन करंट लायबिलिटीज का, जो कि हमको गिवन है 10 लाख रुपीज, इन दोनों का सम, और उस 10 लाख रुपीज में आप देख सकते हैं कि 10 लाख में से हम क्या माइनस कर दें, अगर डेट एलिमेंट, अगर हम कैपिटल एम्प्लॉयड में से डेट एलिमेंट माइनस कर दें तो वी कैन गेट द व्हाट, शेयर होल्डर फंड्स, सो कंफर्टेबली। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, देखिए इन दोनों का सम तो कैपिटल एम्प्लॉयड है, राइट। और कैपिटल एम्प्लॉयड में से क्या लेस कर दें अगर हम, नॉन करंट लायबिलिटीज, तो वी कैन गेट शेयर होल्डर फंड्स। तो अभी हमको क्वेश्चन में टोटल डेट यहाँ लिखा हुआ है, टोटल डेट दो चीजों का सम होता है, सीएल प्लस नॉन सीएल का सम होता है, ओके। तो नॉन सीएल और सीएल दोनों इसमें 12 लाख में इंक्लूडेड है। तो आप एक बात देखो स्टूडेंट्स, हाउ टू सॉल्व दिस सिचुएशन, एक बहुत सारे इसमें स्टेप्स आपको नजर आ गए होंगे अब कि हाउ टू गेट द आंसर, कैपिटल एम्प्लॉयड और करंट लायबिलिटीज प्लस कर दें तो टोटल लायबिलिटीज मिल जाएंगी, यानी कि टोटल ऑफ द एसेट्स। तो टोटल एसेट निकालना देखिए कितना इजी हो गया आपके लिए, वर्ल्ड्स इजीएस्ट टास्क, कि जितना हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड है, वॉट एवर द कैपिटल एम्प्लॉयड इज गिवन, अगर उसमें हम क्या प्लस कर दें, अपनी सीएल करंट लायबिलिटीज। लेकिन क्वेश्चन में करंट लायबिलिटीज गिवन नहीं है, तो करंट लायबिलिटीज का फॉर्मूला जल्दी से बताइएगा आप, क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस व्हाट, वर्किंग कैपिटल। तो ये भी आप याद रखिएगा, क्योंकि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला सबको याद होता है, सीए माइनस सीए, लेकिन उसी फॉर्मूले को घुमा के कैसे याद करना है वो भी आपको याद रहना चाहिए, सीएल इज इक्वल टू सीए माइनस डब्ल्यूसी। तो सीए कितना दे रखा है आपको, 5 lakhs गिवन टू अस क्लियरली हियर, लुक, माइनस वर्किंग कैपिटल दैट इज 1 lakh। तो अभी हमारे पास 4 लाख रुपीज का क्या आ गया है, वर्किंग करंट लायबिलिटीज, कैपिटल एम्प्लॉयड इज गिवन 10 lakhs और करंट लायबिलिटीज आर गिवन 4 lakhs। तो अब आप कहेंगे
if 14 lakh is the amount of total assets. Half thing done. Total assets we have calculated. Now shareholder funds we have to calculate. How to calculate shareholder funds, students? कि कैपिटल एम्प्लॉयड में से आपका जो बिजनेस का कैपिटल एम्प्लॉयड है, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस, ये बैलेंस शीट पे आप नजर रखो. शेयर होल्डर फंड्स और नॉन करंट लायबिलिटीज होती है कैपिटल एम्प्लॉयड. कैपिटल एम्प्लॉयड में से हम क्या माइनस कर दें बताइए? नॉन करंट लायबिलिटीज. यू कैन गेट व्हाट? द amount of shareholder funds. Capital employed is given to us, clearly calculated 10 lakhs. अब आप बोलेंगे हाउ टू कैलकुलेट नॉन करंट लायबिलिटीज. देखिए टोटल डेट्स आपको दे रखे हैं 12 lakhs. तो नॉन करंट लायबिलिटीज कैसे निकालोगे आप? टोटल डेट में से क्या माइनस कर दें? करंट लायबिलिटीज. वेरी गुड. टोटल डेट्स आर गिवन हाउ मच? 12 lakhs. एंड करंट लायबिलिटीज आर हाउ मच? 4 lakhs. So what is the non-current liability, students? 8 lakhs. This is how. The more you practice, the more you learn. So 10 lakh minus 8 lakh, it is 2 lakh rupees. अब proprietary ratio निकालना कितना easy है. टोटल एसेट आप निकाल चुके हो, कैपिटल एम्प्लॉयड में सीएल प्लस करना था तो आपके टोटल एसेट निकल कर आ गए थे. यानी कि शेयर होल्डर फंड्स इज 2 lakhs. Okay. And 14 lakh is the amount of total assets into 100. 2 sevens are 14 and 7 14 the 98. Left is 2, 7 to the 14 and 9. So 14 point देखते ही आपको नजर आ जाएगा कि 14 तो आंसर हो नहीं सकता. Undoubtedly what is the answer? D is the correct answer. इसको बहुत अच्छी तरह से 2-3 बार सॉल्व करिएगा. क्वेश्चन नंबर 2 को पर्टिकुलरली हम कह रहे हैं ताकि आपके फॉर्मूले पर ग्रिप और अच्छी स्ट्रांग हो जाए. थर्ड क्वेश्चन देखिए. कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो ऑफ द कंपनी विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग. नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स 40 लाख दे रखा है ईच. बड़े ध्यान से पढ़ना है. एग्जामिनर बोर्ड का जो होता है ना, वो इन्हीं वर्ड्स पर प्ले करता है बच्चों के साथ. ये पेपर स्पॉइलर बन सकता है आपका. दिस ईच वर्ड कुड बी अ पेपर स्पॉइलर अगर ढंग से नहीं पढ़ा क्वेश्चन. तो बच्चा 40 लाख सोचेगा करंट और नॉन करंट का सम, जबकि 40 लाख प्लस 40 लाख दैट इज 80 लाख इज द टोटल एसेट. स्टूडेंट्स, तो टोटल एसेट्स तो आप देख कर ही समझ गए कि 40 लाख रुपीज के हमारे करंट और नॉन करंट दोनों हैं. ईच लिखा है हमारा क्वेश्चन में. तो इट इज 80 lakhs. अब हमें क्या निकालना है? नेक्स्ट आइटम, शेयर होल्डर फंड्स. हाउ टू कैलकुलेट शेयर होल्डर फंड्स? क्या लिखा है हमें आगे? बैंक लोन, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस एंड करंट लायबिलिटीज. हाउ टू कैलकुलेट शेयर होल्डर फंड? स्टूडेंट्स याद करिएगा कि क्या फॉर्मूला बताया है आपको हमने? टोटल एसेट्स माइनस 10 टाइम्स लर्न करने के लिए कहा है हमने आपसे. टोटल एसेट्स माइनस व्हाट? टोटल डेट्स. ये आपको लर्न होना चाहिए क्योंकि एसेट साइड में से अगर हम करंट और नॉन करंट हटा दें तो शेयर होल्डर फंड बचता है. तो टोटल एसेट्स आर 80 lakhs ऑलरेडी कैलकुलेटेड है. और टोटल डेट किसे कहते हैं? नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज बोथ. तो नॉन करंट में क्या क्या दे रखा है आपको? बैंक लोन इज अ नॉन करंट लायबिलिटी. लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी नॉन करंट लायबिलिटी होता है. तो 25 lakhs एंड हाउ मच? 15 lakhs. ये तो हो गए हमारे दोनों नॉन करंट के आइटम्स टोटल डेट में. और क्या प्लस कर दें इसमें? करंट लायबिलिटीज भी और प्लस कर दीजिए आप इसमें. तो अब आप देखें व्हाट इज द अमाउंट लेफ्ट. 80 lakhs minus 25 plus 15 40 and 20 60 lakhs. So you will say shareholder funds are 20 lakh rupees. So what will be the proprietary ratio, students? Shareholder funds upon total assets. Shareholder funds we got 20 lakh by applying the simple formula, very important formula, total asset minus total debt, total asset minus total debt, and total asset minus total debt. तो आंसर आपका आ रहा है clearly 25% and hence we are going to show B as a correct option. फोर्थ क्वेश्चन आप देख सकते हो. देखिएगा 3 क्वेश्चंस में आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दिया गया है. आपको 15-20 इधर से उधर से सैंपल पेपर से कहीं से कुछ प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ी. 3 क्वेश्चंस करे आपके सारे कंसेप्ट सारे फंडामेंटल्स क्लियर हो गए. अब आप इंक्रीज डिक्रीज वाले कंसेप्ट को देख लीजिए. द प्रोप्राइटरी रेशियो ऑफ कंपनी इज 80%. 80% means 80 upon 100. That means these are shareholder funds and these are total assets.
इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स और शेयर होल्डर फंड्स अपॉन टोटल एसेट्स 80%, 80 अपॉन 100। अब बोलता है इफ द कंपनी टेक्स अ बैंक लोन ऑफ 10 years व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द रेशियो। जब कंपनी बैंक लोन लेगी स्टूडेंट तो फटाफट बताइए क्या जनरल एंट्री आएगी। बैंक अकाउंट डेबिट। देखो एंट्री आप सब लोग भूले बैठे हो, बस देख देख कर यस करते जा रहे हैं, लेकिन एंट्री आपको याद नहीं होगी। भाई बैंक हमारे अकाउंट में मनी ट्रांसफर कर देता है। सपोज करिए आपने 10 लाख का लोन लिया, ये 8 लाख और 10 लाख है। तो आप देखिएगा अगर ये आपने लोन लिया है 20, यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं, तो एक बात देखो आपके पास क्या क्या फर्क पड़ा। आपका बैंक इंक्रीज हो गया, यानी कि एक करंट एसेट आपका इंक्रीज हो गया, राइट। और बैंक लोन मतलब एक नॉन करंट लाइबिलिटी भी आपकी इंक्रीज हो गई। एक करंट एसेट क्योंकि पैसा आ गया, एक लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई क्योंकि आपने एक न्यू लाइबिलिटी क्रिएट करी बिजनेस में। तो लाइबिलिटी की क्रिएट होने से तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि देयर इज नो लाइबिलिटी इन दिस क्वेश्चन। ऊपर शेयर होल्डर फंड्स आते हैं, नीचे डिनोमिनेटर में एसेट्स आते हैं। अब आप बोलोगे सर एसेट तो लेकिन इंक्रीज होगा। अनडाउटेडली स्टूडेंट्स, टोटल एसेट में तो करंट और नॉन करंट दोनों आते हैं। बैंक करंट है, कुछ भी है, लेकिन इंक्रीज तो होगा। तो 80 अपॉन 120 अगर आप निकालते हैं तो यू विल फाइंड दैट द परसेंटेज इज कमिंग अराउंड हाउ मच 66.67% अगर आप इसको कैलकुलेट करो। और हमें कंपेयर करना है इस टाइम 80% से। तो अगर आपका डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा है तो अनडाउटेडली रेशियो क्या हो रही है आपकी 80 से 66, मतलब डिक्रीज। तो द ऑप्शन टेकन विल बी बी। स्टूडेंट्स प्लीज बी केयरफुल। Proprietary ratio of a company 60%. It means 60 is the shareholder fund and 100 is the what? Total assets. If the company issues shares to the vendor, देखिए यह बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आ गया। वेंडर को आप शेयर इशू कर रहे हो फॉर द मशीन परचेज। आप एक बात देखिए स्टूडेंट, आप एक मशीन परचेज कर रहे हो, मतलब मशीन इज कमिंग इन और टू वेंडर एंड वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यानी कि अल्टीमेटली नेट एंट्री जो बनकर आ रही है आपकी, वो आ रही है मशीन टू शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है, यहाँ मशीन इंक्रीज हो रही है। मशीन इज एन एसेट, फिक्स एसेट, और शेयर कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ विच फंड? शेयर होल्डर फंड्स। तो फिक्स एसेट भी इंक्रीज हो रहे हैं, शेयर होल्डर फंड भी इंक्रीज हो रहे हैं, यानी कि न्यूमरेटर भी इंक्रीज। सपोज करिए 10 वाली वैल्यू से आप ऐड कर दें और यहाँ भी 10 ऐड कर दें, इनटू 100 कर दें, तो यू विल फाइंड द रेशियो विल अनडाउटेडली इंक्रीज। 66 पॉइंट समथिंग आएगा हमारा, तो रेशियो विल इंक्रीज। देखिएगा कितना इंटरेस्टिंग पॉइंट रखा है, इशू ऑफ शेयर्स टू वेंडर। भाई जब आप शेयर वेंडर को इशू कर रहे हैं मशीन परचेज करने के लिए, तो मशीन इज कमिंग इन, तो मशीन टू वेंडर एंड वेंडर टू शेयर कैपिटल। तो वेंडर से वेंडर कैंसिल कर दिया, एंट्री नेट बची हमारे पास मशीन टू शेयर कैपिटल की। मशीन इज कमिंग इन एंड शेयर्स आर इशूड, तो हमारी शेयर कैपिटल भी बढ़ रही है, एसेट भी बढ़ रहे हैं। शेयर कैपिटल शेयर होल्डर फंड्स का पार्ट होता है जो कि हमारा ऊपर आता है। तो यहाँ पर हमारा शेयर होल्डर फंड्स में ऐड हो जाएगा 10 रुपीज ड्यू टू इशू ऑफ शेयर्स कैपिटल, और यहाँ भी हमारा 10 रुपीज इंक्रीज हो जाएगा टोटल एसेट्स में ड्यू टू एडिंग ऑफ मशीन इन द बिजनेस। Therefore, the ratio will increase. Fifth question is clear. Sixth, you see quickly. Proprietary ratio is 70%. Company redeem its 10% debentures. अब यहां पर आपकी करंट रेशो की लर्निंग भी होने वाली है। रेशो है अपनी 70 अपॉन 100, मतलब शेयर होल्डर फंड्स आर 70 एंड टोटल एसेट्स आर 100। ओके, तो 70 अपॉन 100 इज द रेशो। बोलता है रिडीम करें हमने अपने डिबेंचर्स, तो एंट्री क्या आएगी डिबेंचर्स को रिडीम करने की, मतलब रीपेमेंट करने की। कोई लोन रीपे करें, डिबेंचर्स को रीपे करें, तो एंट्री क्या आती है? डिबेंचर डेबिट टू बैंक अकाउंट। वी आर मेकिंग पेमेंट ऑफ द डिबेंचर्स और बैंक लोन। अगर लोन पे होता तो लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सो स्टूडेंट्स एक बात ध्यान से देखो, आप अगर 10 वैल्यू का आप अपना डिबेंचर्स का रीपेमेंट कर रहे हो, तो एक तो डिबेंचर्स कम हो रहे हैं, यानी कि नॉन करंट लायबिलिटी, जो कि इस रेशो में आती ही नहीं। तो डिबेंचर की वजह से नॉन करंट लायबिलिटी भी नहीं, बल्कि जो हमने आपको बताया अभी कि करंट रेशो में इसका इफेक्ट आने वाला है। बेटा एक बात याद रखिएगा, डिबेंचर्स हमेशा करंट लायबिलिटी हैं इन द ईयर ऑफ रिडेम्पशन। करंट लायबिलिटी इन द ईयर ऑफ रिडेम्पशन, यानी कि रीपेमेंट। जब रीपेमेंट का ईयर आ जाता है लास्ट ईयर किसी भी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का, तो वो करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स बन जाती है।
करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स, यानी कि अब ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर इनका पेमेंट हो जाना है, तो इसलिए ये अब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी नहीं रहती, इट बिकम्स अ करंट लाइबिलिटी। लेकिन लाइबिलिटी तो इसमें आती ही नहीं है रेशो में, तो इफेक्ट तो डिबेंचर्स का नलीफाई रहेगा। लेकिन करंट रेशो में आपको याद रखना है कि करंट रेशो में करंट लाइबिलिटीज डिक्रीज होंगी, प्लीज रिमेंबर, डिक्रीज होंगी रिपेमेंट ऑफ डिबेंचर से या लोन से। अच्छा, करंट रेशो तो फिलहाल नहीं कर रहे हैं। बैंक अकाउंट हमारा 10 रुपीज से कम हो रहा है क्योंकि वी आर मेकिंग पेमेंट ऑफ डिवेंचर्स थ्रू बैंक बैलेंस, तो हमारी एसेट हो रही है कम 10 रुपीज से स्टूडेंट्स, इट इज कमिंग 90। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा आंसर अनडाउटेडली 7/9 आ रहा है अब हमारा आंसर, तो अनडाउटेडली द रेशियो इज गोइंग टू इम्प्रूव। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करके देखोगे तो यू विल फाइंड 70% था हमारा पहले, अब हो गया है हमारा इट इज 9 नीचे, तो आंसर कहीं ना कहीं हमारा 77 पॉइंट समथिंग हो रहा है। तो आंसर विल बी इंक्रीज, डिनोमिनेटर का डिक्रीज हमेशा आंसर को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा रेशो, राइट। नेक्स्ट, प्रोपराइटरी रेशो इज 60%। देखिए हमने कितने सारे आपको इसमें इलस्ट्रेशन दे दिए हैं। अब आप लोग इंक्रीज डिक्रीज में बिल्कुल कंफ्यूज मत होना प्रोपराइटरी रेशो में, और आप कोई सा भी क्वेश्चन किसी भी सैंपल पेपर से प्रोपराइटरी रेशो को करके देखो, एंड प्लीज टेल मी, इन्फॉर्म मी वेयर यू फेस द प्रॉब्लम। Proprietary ratio is 60% if the company issues equity shares to vendor of building purchased। ये पॉइंट तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बिल्डिंग परचेज का हो या मशीन परचेज का हो, तो अगर 60/100 है ये, और आपने बिल्डिंग या मशीन जो भी परचेज करी, तो बिल्डिंग आपकी बढ़ जाएगी, तो नीचे इंक्रीज हो जाएगा, और शेयर इशू करे तो ऊपर भी आपका शेयर यानी कि शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी, तो ऊपर भी इंक्रीज, नीचे भी इंक्रीज, तो अनडाउटेडली द रेशियो विल आल्सो इंक्रीज, हेंस द आंसर विल बी इंक्रीज। तो ये पॉइंट अब आपने 2 बार कर लिया है, तो अब आप लोग बिल्कुल कॉन्फिडेंट फील करो। नेक्स्ट देखो आप, प्रोपराइटरी रेशियो, अच्छा असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है अब आपके सामने। प्रोपराइटरी रेशियो इज 0.8:1। यहाँ पर देखिए पॉइंट्स में इसने एक्सप्लेन कर दिया, यानी कि 0.8:1 का मतलब क्या हो गया, कितना परसेंट, 80%। वेरी गुड, 80/100। शेयर होल्डर फंड्स आर 80 एंड एसेट्स आर 100। मशीन परचेज करते हैं 25,000 की, तो मशीन परचेज करेंगे तो नो डाउट व्हाट विल इंक्रीज, आर एसेट्स विल इंक्रीज, और एसेट अगर इंक्रीज होंगे, डिनोमिनेटर अगर बढ़ेगा, तो भाई आप लोग एक बात समझ लो कि सर अनडाउटेडली रेशो क्या हो जानी है हमारी, डिक्रीज ही होनी है, क्योंकि डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा है हमारा। भाई न्यूमिनेटर अगर इंक्रीज हो, डिनोमिनेटर इंक्रीज हो, तो समझ में आता है, लेकिन अगर न्यूमिनेटर अगर इंक्रीज होगा तो भी इंक्रीज होगा, लेकिन अगर डिनोमिनेटर अकेला इंक्रीज हो रहा है, यानी कि 100 से ही 125 हो रहा है, तो विदाउट एनी डाउट द रेशो विल रिड्यूस। तो इंप्रूव वाला पॉइंट तो हमारा यहीं पर ही नलीफाई हो जाता है। परचेज ऑफ मशीन विल नॉट अफेक्ट शेयर होल्डर फंड, दैट्स ट्रू, बट इट विल डिक्रीज द टोटल एसेट्स। भाई परचेज से तो एसेट कम हो ही नहीं सकता, परचेज करते हैं तो एसेट तो बढ़ता है, फिर बोलता है ये रेशो विल इम्प्रूव, तो ये इसका रीजन नहीं हो सकता कि रेशो विल इंप्रूव, बिकॉज अल्टीमेटली द रेशो विल रिड्यूस। सो डी इज द ऑप्शन, ए इज रॉन्ग एंड इवन आर इज ऑल्सो रॉन्ग, सो बोथ आर फॉल्स। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा चैप्टर 1 बैलेंस शीट से है, तो दैट आपका रिवीजन होता रहे, जैसा कि हम अपने हर असाइनमेंट में कर रहे हैं। 7-8 क्वेश्चन में आपका पूरा काम हो जाता है एंड यू फील सो कॉन्फिडेंट। A company has an operating cycle of 14 months. What is operating cycle? Acquisition of raw material जब आप करते हो, जहां पे आप रॉ मटेरियल परचेज करते हो, और जब आप उसको कैश में कन्वर्ट करते हो, वो जो बीच का ड्यूरेशन है, द ड्यूरेशन बिटवीन एक्विजिशन ऑफ मटेरियल एंड रीपेमेंट ऑफ, सॉरी, कन्वर्जन ऑफ आइटम इनटू कैश, उस पीरियड को हम क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल। तो इस बिजनेस की जो ऑपरेटिंग साइकिल रॉ मटेरियल से लेकर और आपका कन्वर्जन इनटू कैश तक निकल के आ रही है, आपका जो सामान बिकता है, वो सारा प्रोसेस साइकिल का जो कंप्लीट होता है वो 14 मंथ्स लेता है। अब 14 मंथ्स के अंदर अंदर जो होगा वो सब आइटम कौन से कहलाएंगे, करंट, और 14 मंथ्स के बियॉन्ड जो होगा करंट, वो होंगे जो विद इन 14 मंथ्स होंगे, यानी कि विद इन ऑपरेटिंग साइकिल होंगे, और अगर ऑपरेटिंग साइकिल कुछ ना दी हो तो 12 मंथ्स मिनिमम मानी जाती है। और जो भी नॉन करंट आइटम्स होंगे वो कौन से होंगे, विच आर बियॉन्ड द ऑपरेटिंग साइकिल, जो भी ऑपरेटिंग साइकिल से ज्यादा टाइम लेंगे वो सब हमारे क्या होंगे, नॉन करंट आइटम। अब देखिए क्या बोलता है, इट हैज ट्रेड पेबल्स 3 lakhs, आउट ऑफ विच
ट्रेड पेबल्स मींस बिल्स पेबल्स और क्रेडिटर्स, जिसमें से 2 लाख रुपीस का मैच्योरिटी पीरियड कितना है? 13 मंथ, 13 महीने के अंदर अंदर पेमेंट करना है। तो जितने बिल्स पेबल हमारे 2 लाख रुपीस के 13 मंथ्स में पेड हो रहे हैं, यानी कि विद इन ऑपरेटिंग साइकिल है, तो 2 लाख रुपए हमारे क्या बन जाएंगे? करंट लायबिलिटी। एंड रिमेनिंग दैट मींस 1 लाख रुपीस के बचे हमारे 3 लाख में से, हैव अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 15 मंथ्स, मतलब बियॉन्ड द ऑपरेटिंग साइकिल। ये कौन से हो जाएंगे? नॉन करंट लायबिलिटीज। सो 2 लाख करंट एंड 1 लाख नॉन करंट। देखते हैं ऑप्शंस में कहाँ लिखा है ये। फर्स्ट ऑप्शन में 1 लाख करंट लिखा है, नॉट पॉसिबल। 2 lakh current, yes possible, and 1 lakh non-current, yes undoubtedly be the correct option। तो अब आप करंट और नॉन करंट वाला कंसेप्ट भी सीख चुके हो। Proprietary ratio is through। Hope you have enjoyed the session, and I am confident you can handle any question of proprietary ratio after understanding this session and solving all the questions. Thank you, students. All the best for your board examinations.